हेलो माय व्यूअर। आज केमिस्ट्री की क्लास है, मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, विनय चैनल पर, विनय क्लासेस। आज बता रहे हैं यूनिवर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ है। पहला है ऑर्डिनरी मैटर, दूसरा है ऑर्डिनरी एनर्जी। और आइंस्टीन के थ्योरी के बाद क्या आइंस्टीन का थ्योरी है? E=mc², मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सीधा समझा जाए कि एक हम नाम दे देते हैं डार्क एनर्जी, और दूसरा है डार्क मैटर। दो डार्क है, डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है, और इन दोनों के बीच में एक लिख दे रहे हैं ऑर्डिनरी मैटर, या इसको बोल सकते हैं एनर्जी। मतलब ये ऑर्डिनरी मैटर और नहीं तो ऑर्डिनरी एनर्जी। यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में लिख देते हैं। ऑर्डिनरी मैटर और ऑर्डिनरी एनर्जी। जैसा कि हम लोग यहाँ दो वर्ड देख रहे हैं, एक देख रहे हैं मैटर, एक देख रहे हैं एनर्जी। तो आइंस्टीन के थ्योरी से E=mc², यह है टोटल एनर्जी जो कि m×c² के बराबर है। c क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द स्पेस, और इसी को आगे तोड़ने से m-m0 प्लस m0 × c² लिखा जा सकता है। जब इसको ब्रैकेट में ब्रेक करेंगे तो m-m0 c² प्लस m0 c²। ये m0 c² हो गया रेस्ट एनर्जी, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और यही जो मास है, ये मास होता है m/1 - v²c²², और इसको बोलते हैं मोशनल मास। मोशनल मास मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उस समय इस मास को मोशनल मास बोलते हैं। और दूसरा m0 होता है रेस्ट मास, मतलब जब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कहीं, नो मोशन, तो उस समय उसका मास कम रहता है m0, और जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ते जाता है तो ऑब्जेक्ट का मास इस फार्मूला से बढ़ते जाएगा। अगर v c के बराबर हो जाए तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, m0/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है तो उस समय उसके जो मोशनल मास है वो इन्फिनिटी होगा, और जब वो बहुत कम स्पीड में रहता है, मतलब बोल सकते हैं इस टाइप का कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो उस समय इसमें लगता है, सीधा बोल सकते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब कब लगेगा?
या तो वन डायमेंशन में खाली एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और टू डायमेंशन में है तो एक्स कॉमा वाई के लिए, थ्री डायमेंशन में है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के लिए, फोर डायमेंशन में है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। इसी को एक्स कॉमा वाई को आर वेक्टर, इसको भी एक आर वेक्टर लिख सकते हैं, जो आगे जाके लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्प्लिट करने पर, और यही वाला लिखाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, और इसके बराबर है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स टू डायमेंशन में, और ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है थ्री डायमेंशन में, और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। और ये फोर डायमेंशन में, जिसमें आइंस्टीन साहब ने थ्री डायमेंशन की जगह फोर्थ डायमेंशन में टाइम दिया था। लेकिन अगर जनरल कोई कोऑर्डिनेट्स होगा तो उस समय आएगा x1, x2, x3 डैश 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 xn। इस कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और इसी का स्पेशल केस में हो गया जिस समय खाली x रहेगा रियल नंबर, तो वन डायमेंशन, और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। और टू डायमेंशन के लिए x कॉमा वाई होगा, और नहीं तो एक्स आई प्लस वाई जे होगा, और नहीं तो आर वेक्टर होगा। और थ्री डायमेंशन में ऑर्डर्ड पेयर ऑफ थ्री टपल्स x कॉमा वाई कॉमा जेड, और नहीं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, नहीं तो आर वेक्टर्स। जो भी अगर ये वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो उसको वन डायमेंशन तीन बार अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड सेपरेटली आप ब्रेक कर दीजिए, और फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस से अलग अलग बना के उसको कंपाइल कर दीजिए, सारे क्वेश्चन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के बन जाएंगे। इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन में, तभी जाकर कोई समझ में आएगा, और नहीं तो वेक्टर के जैसा टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कि जो डार्क एनर्जी है, अच्छा इसी में और एक मैं बात बता दूं कि इस मैकेनिक्स में अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर एक है तब तो न्यूटनियन मैकेनिक्स, दो है तब भी, तीन है तब भी, चार तक में। लेकिन जहां अगर n कोऑर्डिनेट्स हो गया, जनरलाइज्ड पॉइंट्स हो गया, तो उस समय न्यूटन का मैकेनिक्स, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटनियन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स होता है। तो न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं काम करेगा, उसमें काम करेगा लेग्रांजेस और हैमिल्टन, शॉर्ट में लिखे हैं एल और एक्स। लेग्रांजेस और हैमिल्टन का क्लासिकल मैकेनिक्स यूज होगा। ये सब बीएससी ऑनर्स की किताबों में पढ़ाई होती है। और जब भी पहला केस ए वाला हुआ, अगर इसके सेकंड केस गिना जाए जिस समय भी सी के नीचे में है, तब उस समय चलता है आइंस्टीन मैकेनिक्स, आइंस्टीन मैकेनिक्स। और इसी में यूज होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें टाइम का कंसेप्ट, स्पेस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसमें मास लेंथ टाइम सब बदल जाता है, वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे मास का मैंने ऐसे लिख दिया, लेंथ का इस टाइप का होगा, लेंथ बराबर एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और टाइम का होगा डेल्टा टी डैश बराबर डेल्टा टी और 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। और ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम का वेरिएशन होता है। ये लेंथ का वेरिएशन हुआ स्पीड के अनुसार, और ये मास का वेरिएशन हुआ, तो मास भी चेंज हो जाता है, लेंथ भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। और एक है E बराबर एम सी स्क्वायर, और एक है डेल्टा एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक होता है एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, E एंड P रिलेशन। क्या है भाई वो? तो E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर। और स्पेशल केस इफ एम नॉट जीरो, कैसे? तो एग्जाम्पल में फोटोन के जो मास होते हैं, रेस्ट मास, वो जीरो होता है, और उसके मोशनल मास जो होते हैं वो 0/0 फॉर्म में होता है। कैसे? तो m नॉट तो 0 हो गया, अब b c के बराबर है, तो उस समय ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो 0/0 m का आंसर हो जाएगा, मोशनल मास। और m नॉट फोटोन का जो होता है वो माने मास्टर्स पार्टिकल है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है। कभी इस पर भी हम
वीडियो बनाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल पर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये आंसर्स फोटोन के लिए जब इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस आंसर्स कन्वर्ट्स इनटू E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर, और ये तो जीरो हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया, और इसी के स्क्वायर करने से E बराबर PC। अर्थात हम लोग जो बोलते हैं E बराबर PC, ये फोटोन के लिए सही है, लेकिन हाई लेवल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सही है और ये रॉन्ग है, ये ज़्यादा सही है, ये जनरल फार्मूला है। और इसका कोशिश करिए ड्राइव करने का। P क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? वन डायमेंशन का सब मैं लिख रहा हूँ, mv। अगर टू डायमेंशन होगा तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा, यहाँ वेक्टर आ जाएगा, लेकिन अगर वन डायमेंशन है तो सीधा P बराबर mv। लेकिन यहाँ भी ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये वन डायमेंशन का वेक्टर है, ये भी वन डायमेंशन का वेक्टर है, और यहाँ पर ये टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन सबका जनरल फार्मूला है। और यही शो करता है कि मास पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर से मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। और इसी में पुट कर देंगे m के जगह कितना, तो ये वाला लिखा हुआ है, तो m नॉट बाई 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाई v, तो ये मोमेंटम का आंसर हो गया। माने इरेशनल फंक्शन हो गया फंक्शन ऑफ v में, इसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ v में। m नॉट तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा इरेशनल फंक्शन आ गया फंक्शन ऑफ v में, ये मोमेंटम है। अब इसको डिफरेंशिएट करके आप चाहे तो फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? तो सीधा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। फोर्स क्या होता है? हमेशा dp dt वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन अगर इसको स्केलर के फॉर्म में करना होगा तब आएगा, स्केलर फॉर्म नहीं, मैंने वन डायमेंशन में, तब ये ऐसा लिखा जाएगा। अब वो नहीं कि f बराबर m या इससे भी छोटा f बराबर m, ये बहुत लो लेवल हुआ। इससे एवब लेवल हुआ, ये छोटा लेवल है, इससे ऊपर ये लेवल है, और इससे भी ऊपर लेवल ये वाला है, और इससे भी सही लेवल ये वाला है। ये बेस्ट है, यही बेस्ट है, इसलिए 4 राइट मार दिए। तो इसी को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब भी बात होगी, लेकिन अभी चर्चा चल रहा था तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बता भी दिया जाए। तो अब आइए जो मैं बता रहा था उस टॉपिक्स पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायोलॉजी, वो तो आते ही रहेगा, क्योंकि सब चीज़ तो लिंक है। एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेके बैठ जाओगे, या फिजिक्स लेके बैठ जाओगे, या मैथ लेके बैठ जाओगे। आपको सारा चीज़, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का नॉलेज होगा, तभी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। और कोई साधारण आदमी है जो बोलेगा नहीं हम तो MSc फिजिक्स है, बैठा दो, वो फेल हो जाएगा केमिस्ट्री और मैथ में। अगर कोई बोलेगा हम MSc मैथ्स है, बैठा दो, पता चलेगा मैथ में भी नहीं पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फेल ही हो गया। और उसी तरह तीसरा सब्जेक्ट का भी है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कितना सरदर्द है, माँ पिता जी सोचता है अरे एग्जाम में बैठा पास का ही नहीं किया। अरे बेहतर है आप अपने बैठ के देखिए ना, दिन में तारा नजर आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 घंटा पंखा देख के चला जाएगा। तो कहने को तो बच्चा सबसे ज़्यादा झेलता है, लेकिन ज़्यादा माँ पिताजी टीचर्स बताए इतना हल्का क्वेश्चन आया था, बना नहीं सका, क्या है भाई तुम, हम रहते तो बना देते, तू रहते वो फेंकना चाहिए। अरे भाई जो झेलता है ना, जो एग्जाम में बैठता है ना, उसी को समझ में आता है दर्द कि क्या है। तो इसलिए सच्चाई है कि स्टूडेंट ज़्यादा जानता है गुरु से भी, और ज़्यादा जानता है ब्रह्मांड के कोई भी चीज़ से ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ठीक है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखो और सारा चीज़ पढ़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री में तब एग्ज़ाम में बैठो, जरूर क्वालिफाई करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। तो देखा जाए आगे, तो डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड में कितना है, तो समझ लो 70%, और जो डार्क मैटर है वो है 25%। तो 70% और 25%, 95% हो गया। और ऑर्डिनरी मैटर बोलो, चाहे ऑर्डिनरी एनर्जी बोलो, या खाली मैटर बोलो, या खाली एनर्जी बोलो, लेकिन इसका नाम कैसे बोलेंगे, या तो ऑर्डिनरी मैटर या ऑर्डिनरी एनर्जी। और आइंस्टीन की थ्योरी से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, ये सब पढ़ते हो, प्लैंक्स
सॉरी ये सब पढ़ते हो इसमें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वो बताता है कि एनर्जी मैटर में आ जाएगा, मैटर एनर्जी में आ जाएगा, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पर हम फाइनली एक नाम लिखेंगे जिसको याद रखोगे, एक ही वर्ड अभी दे रहे हैं, मैटर। और अभी हम बताना नहीं चाह रहे नेचर ऑफ मैटर, ज़्यादा मैंने फोकस कर रहे हैं हम लोग नेचर ऑफ मैटर पर। ये समझ लो कि जब पढ़ोगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर उस वर्ड को थोड़ा लिखे तो समझ जाओगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर से 11th क्लास में मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर 1। और इसी के अंदर में 1 दर्जन 12 कंसेप्ट है, और उसी 12 कंसेप्ट में अगर देखोगे तो सबसे लास्ट वाला 12 नंबर का नाम है स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशंस। और उसी तरह 11 नंबर में देखोगे तो दिखेगा केमिकल रिएक्शंस, और उसी तरह सबको पढ़ोगे तो 7वां नंबर में था, समझ लो 2 चीज़, 7 का ए और 7 का बी। 7 का ए में था एटॉमिक वेट ए पार्ट में, और बी पार्ट में है मोलकुलर वेट। और 8वां में है मतलब मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। और 9 में होगा परसेंटेज कंपोजिशन। और 10 में है एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। और 1 में होगा जनरल इंट्रोडक्शंस। 2 में होगा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ये है सही। और 3 में है ये वाला #3 में नेचर ऑफ मैटर। और 4 में है समझ लो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड। 5 में उसी तरह मिलेगा केमिकल्स, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। 6 में होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो कहने का मतलब मैं लाइन से सारा 12 ठोक बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब आप भी उसे अभ्यास करोगे तो सारी चीज़ याद रहेंगी। तो ये तीसरा नंबर नेचर ऑफ मैटर बताया जा रहा है, क्योंकि अभी मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसके अंदर में इसकी जरूरत पड़ गई, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या है लिखा हुआ है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का क्या चीज़, तो कंसेप्ट्स, जैसे बोलते हैं ना कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब का कंसेप्ट दिया हुआ पहला चैप्टर में। और एनसीईआरटी बुक को एक वेद या उससे छोटा होता है उपनिषद, या उससे छोटा होता है गीता सार, कुछ भी मान करके उसको बार बार पढ़िए। कोशिश कीजिए, रबड़ रखिए, पेंसिल रखिए, और किताब का लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। और एक दिन में अगर एक ही पेज पढ़ते हैं तो अच्छा से समझिए इसको, और उसको मेमोराइज कीजिए, और बार बार उसको एनालाइज कीजिए। एक रफ पेपर उठाइए और उसका हर लाइन समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक पेज में मान लीजिए कुछ ऐसा टर्म्स मिला जो नहीं समझ में आया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मान लीजिए 10 वर्ड मिला और उस पर सोचते रहिए, तो हो सकता है कुछ दिन बाद 10 में आपका 2-3 तो क्लियर हो जाए, तो 7 बचा तो इरेज कर दीजिए रबड़ से कि कौन कौन हमने पेंसिल से अंडरलाइन किया था। फिर 7 में फिर कुछ दिन और प्रयास कीजिएगा, पता चलेगा 3-4 तो और मेरा क्लियर हो गया, 1-2 और बचा, पता चला वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसे पढ़ा जाता है। अरे पूरी किताब पढ़नी है तो एक एक पेज पढ़िए ना, और एक एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक स्टेंजा पढ़िए, एक एक स्टेंजा नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक सेंटेंस पढ़िए, और एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक वर्ड केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी क्लियर कीजिए। जैसे हम एक वर्ड दे रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, जाइए पढ़ के आइए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का जितना चीज़ जानते हैं एलिमेंट के लिए, एलिमेंटल कंपाउंड के लिए, फिर आयंस के लिए, फिर उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और डबल साल्ट, सब का पूरा मैटर पढ़ के आइए इक्विवेलेंट वेट। तब ना इक्विवेलेंट वेट का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल समझेंगे, और समझेंगे कि मोलरिटी से कैसे क्वेश्चन बनता है, समझोगे ना ग्रेविटी वेट से कैसे बनता है, यूडियोमेट्री से कैसे बनता है। तो बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, लेकिन कैसा कंसेप्ट है, तो बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि एडवांस कंसेप्ट। सिलेबस बोलता है भैया बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, एडवांस नहीं, लेकिन हम कहेंगे एडवांस भी पढ़िएगा। और उस बेसिक में भी सारा बेसिक नहीं,
सम माने कुछ बेसिक पढ़िए। तो इसके मीनिंग तोड़ के देखें कितना बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसी में आगे आया कि ये जो बच गया ये आ गया ओनली 5%, 5%। और आज जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस होता है, एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है, फिर लिटरेचर होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जिनको बोल सकते हैं कि 64 कलाएं, 64 कलाएं। और 14 विद्याएं, है ना, 14 विद्याएं, और दोनों जोड़ दोगे तो 78 हो गया। तो इस 78 चीजों को कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान, जो कि आज से महाभारत की जो युद्ध हुई थी 5000 वर्ष पहले, जो अर्जुन के मैंने साथ थे और उनके सारथी भी रहे हैं, और भगवान ही है वो, सच्चाई है, कोई माने या ना माने। तो वो पढ़े थे, उनके गुरु का नाम था संदीपनी, ऋषि संदीपनी। ऋषि संदीपनी के पाठ पढ़ते थे और वहीं पर कृष्ण जी के साथ सुदामा भी पढ़ते थे। और ये 78 विद्याएं श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी ऋषि से पाया था। कैसे? तो मात्र 64 दिन में, मतलब एज ए ट्यूशन समझो, 2 महीना और 4 दिन। और आजकल हम लोग 1 2 करते हुए 10 तक पढ़ते हैं, 10 साल, और फिर उसके आगे 11 12 साल तपस्या करते हैं। और फिर उससे नीचे समझ लो कि 0 -1 -2 -3 प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, तो 4 साल यहाँ और 1 से लेके 12 16 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो 16 वर्ष में उतना नहीं पढ़ पाते जिससे कि JEE एडवांस निकले, क्योंकि सब तो पागल बना हुआ है कि JEE एडवांस में जाना है, JEE एडवांस में जाना है। तो 16 वर्ष पढ़ने के बाद नहीं जा पाता आदमी। और यहाँ पर मात्र 64 दिन में, 2 महीना 4 दिन में आखिर इस गुरु के पास कहना पड़ेगा नमस्कार। काश हमको भी वैसे गुरु मिलते, काश आपको भी वैसे गुरु मिलते कि 64 दिन में 78 कलाओं को सिखा दिया गया। उसमें से एक कला का मैं नाम लिख देता हूं, जिसका नाम है संगीत। संगीत, आई संगीत के अंदर में देखिएगा 3 चीज आता है। एक आता है संघ, माने संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर में ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिक बजता है उसको मैं बोल रहा हूँ, वोकल म्यूजिक। और दूसरा होगा गीत, माने गायन, माने गाना गाना। जैसे लता मंगेशकर आज तो नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी बरकरार है। और किशोर कुमार वो भी नहीं है, मोहम्मद रफ़ी वो भी नहीं है, मुकेश जी वो भी नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। तो ये सब गायन हुआ, एक ही फील्ड में वो लोग खाली थे। और उसके बाद ती हुआ नृत्य, ऐसे तो को नृत्य समझो। तो कहने का मतलब 3 चीज का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का संगम मिलके त्रिवेणी, और यही है संगीत। संगीत के अंदर में आप या तो सीखिए नंबर 1 ये वाला गाना, माने गायन, अपने गाइए खुद। जब गाने लग जाइएगा ना, मंत्रोच्चारण करने लगेगा, तो आप किसी से बात भी कीजिएगा तो बहुत बढ़िया से बात कीजिएगा, मीठा बात कीजिएगा। माने बोलिए तो मीठा वचन बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। जैसा कि गाना के लाइन में सुनाते हैं, समझ जाओगे। अगर कभी बात करनी है तो अमृत बरसना चाहिए जुबान से, और जुबान का ही तो अपीयरेंस होता है जो किसी भी आदमी को अट्रैक्ट कर सकता है। पहले मिलन के अंदर में किसी भी व्यक्ति से अगर आप साक्षात्कार होते हो, मिलते हो, तो कैसी आवाज़ होनी चाहिए? तो बोलेंगे एक गायक के रूप, गाना के रूप में बोलेंगे। मैं तो गायक नहीं हूँ, फिर भी बीच बीच में थोड़ा एंजॉय करने के लिए गा देते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। कहने का है कि आप मीठा बोलिए, नहीं तो बोलिए ही मत। नहीं बोलोगे मिस्टेक कम होगा, लोग सोचेगा ये बहुत विद्वान आदमी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, जीवन में बहुत काम आएगा। तो एक कलाओं में से मैं एक संगीत कला का नाम बताया। ऐसे ऐसे दुनिया में
बहुत कलाएं हैं और आप भी कोशिश करो कि कला को सीखो। मैं भी थोड़ा एक कला में हूँ जो कह सकते हैं कि संगीत के प्रति इंटरेस्ट है, जैसे कैसियो बजाना, थोड़ा ढोलक बजाना, फिर थोड़ा गाना गाना। नृत्य नहीं आती है, बस अभी इसी में पीछे हैं। पता लगाइए कहीं से विद्या अगर मिलेगी तो इसको भी सीखा जाएगा। फिर तैरना, वहाँ माने वो भी एक माने कला है, तो वो सीखें अपने जीवन में। तो सीखिए, पढ़ाई के अलावा भी विद्याओं में रहिए, खाली इतने चक्कर मत रहिए कि भाई थोड़ा बहुत खाली काम चलाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो मैं ये बोलने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो 64 विद्याएं 78 विद्याएं 64 दिन में सीख सकते हैं, तो आप भी बच्चों मेहनत करोगे तो जरूर सीख सकते हो। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप मेहनत करो और कोशिश करो कि आप भी श्री कृष्ण भगवान के बराबर तो नहीं हो सकते हैं, हम लोग तो उनके अंश हैं, लेकिन कुछ गुण तो आना चाहिए ना, क्योंकि कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। मतलब हमारे अंदर में जो आत्मा है या आपके शरीर के अंदर में जो आत्मा है, वही तो ब्रह्मा का, भगवान का एक रूप है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई पर मन से ध्यान दीजिए और एकदम जबरदस्त ध्यान दीजिए। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसे तो मैं थोड़ा सा मिटा दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये था 64 दिन और ये था 2 मंथ्स और था 4 डेज और ये था संदीपनी ऋषि। तो इस तरह से थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो भी है यहां पर मैटर्स के अंदर में आएगा। ऑर्डिनरी मैटर्स में एक जिसको बोल सकते हैं फिजिकली, और दूसरा आएगा केमिकली। मतलब मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हो फिजिकली और दूसरा ये कर सकते हैं केमिकली। तो फिजिकली जब करेंगे तो ये आएगा सॉलिड और दूसरा आएगा फ्लूइड, और इसके अंदर में आएगा लिक्विड और एक आएगा गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट। और सभी चीजें पढ़नी है। ये पढ़ना है सॉलिड स्टेट क्रिस्टलोग्राफी 12th क्लास में, पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री। और ये आइडियल गैस, थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ भी थोड़ा सा पढ़ना है केमिस्ट्री में, थर्ड लॉ भी जानना है। तो ये सब मतलब है सिलेबस में है। लिक्विड भी पढ़ना है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। अब आइए यहाँ पर केमिकली में 2 चीज होगा। एक होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। और कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तो एक हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में। एक होता है जिसको बोल सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहां जो भी लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी यहां आ रहा है पार्ट में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ रहा है। कैसे? देखिए, कंपाउंड को ही बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 2 कंपाउंड हो गया। या तो कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यही तो केमिस्ट्री का 33% है और ये 33% है, और 33% बच गया फिजिकल केमिस्ट्री।
तब मिला के 99 हुआ, तो 1% इसमें बढ़ा दीजिए, मैंने 34% इसको समझिए। यही है 34% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। और ये पढ़ते हैं 33%, और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं 33, यहीं पर लिख देते हैं 33%। ये हो गया 33 + 1, मतलब 33% + 1% मिला करके हो गया 34%, और ये हो गया 33%। तब जाके केमिस्ट्री जो हो गया 100% हो गया। तो 3 पार्ट है इसके, 11 12 में पढ़ाई होती है। और इसी एलिमेंट को जब तोड़ेंगे तो 2 टाइप से होगा, एक होगा मोनोटॉमिक और एक होगा पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक एलिमेंट, और एक मोनोटॉमिक नहीं होगा जिसको बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक, माने 2 या 2 से ज्यादा एटम रहेगा। पॉलीएटॉमिक एलिमेंट वो कौन होगा, एग्जाम्पल में लिख देते हैं, अपनी समझ में आ जाएगी। जैसे एक लिखेंगे, इसके लिए लिख देते हैं मोनोटॉमिक में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन और हाइड्रोजन। खैर हाइड्रोजन तो मोनोटॉमिक डायरेक्ट में दोनों होता है, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। एक तो लिख दे रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सब इसमें आ गया। अब पॉलीएटॉमिक में आ गया H2, O2, O3, फिर आ जाएगा P4, S8, C60, C70, I7, ये सब आएगा एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और इसी कंपाउंड को दूसरे ढंग से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि या तो ये होगा, समझ लिया जाए एसिड, नहीं तो बेस, नहीं तो सॉल्ट। और फिर एसिड जब आएगा तो इसमें भी आएगा, मतलब और क्लासिफिकेशन करने से, तो अभी हम उस पर नहीं लिख रहे हैं, तो फिर जगह ही नहीं है इसमें। और इसमें भी सॉल्ट में आएगा, समझ लिया जाए एक आएगा नॉर्मल सॉल्ट, और दूसरा हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि समय नहीं, जगह नहीं है इसमें। नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स। और नॉर्मल सॉल्ट के अंदर में आएगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। और इम्प्योर में 2 ठो आएगा, एक आएगा होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस को ही कहा जाता है मिक्सचर। और यही होमोजेनस मिक्सचर के बाद एक आ जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर का ही एक दूसरा नाम है, जिसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन। ये भी केमिस्ट्री में 12th क्लास में 2nd चैप्टर है। और सॉल्यूशन 9 प्रकार का होता है, जब आएंगे तो टॉपिक्स बताएंगे। इसी में नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, बहुत सारी चीज़ पढ़ाया जाता है। और हाइड्रोजनस में आएगा, एक का नाम होगा कोलाइड्स और दूसरा का नाम है सस्पेंशन। और जो भी है कोलाइड्स का जो साइज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो साइज होते हैं, वो 10 का पावर में -9 मीटर से लेकर के 10 का पावर -7 मीटर तक होता है। और ए वाला जो होता है 10 का पावर -7 मीटर से उसका साइज बड़ा रहता है। 10 का पावर -7 माने मोर देन 10⁻⁻7 मीटर इसका साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है। और सॉल्यूशन का क्या होता है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। और इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल एक लाइन में हम खींच दे रहे हैं।
समझिए यहाँ 0 है, और सबसे नज़दीक में है 10 का पावर -9 मीटर, और यहाँ है 10 का पावर -7 मीटर। तो जहाँ कहीं भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो कि किसी भी माने मैटर्स में हैं, जिसके साइज बहुत छोटे छोटे हैं मिक्सचर के अंतर्गत में, तब उस समय कहलाएगा कि अगर 10 का पावर -9 मीटर से छोटा है तो यहाँ तक के अंदर में उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। और जहाँ 10 का पावर -9 मीटर से लेके 10 का पावर -7 अगर इसके बीच में है तब इसका नाम होगा कोलाइड, कोलाइड्स, ये सॉल्यूशंस। और जहाँ 10 का पावर -7 से ज़्यादा होगा तो यहीं पर आएगा सस्पेंशन। तो इतना दूर में आ गया सस्पेंशन, सस्पेंशन। छोटा छोटा अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसमें, मिक्सचर्स में, मिक्सचर में क्या होता है, प्योर चीज ही रहता है, 2 या 2 से ज़्यादा, और बिना केमिकल रिएक्शंस का वो आपस में एक साथ रख दिया जाता है, तब उस समय उसका कोई माने कंपाउंड जैसा फार्मूला नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा अगर एक साथ रख दिया गया है, इफ 2 or more than 2 pure substances substances are kept together without any reactions, then it is called mixtures। और वही मिक्सचर जब होमोजेनस मिक्सचर्स होगा, जहाँ भी सब जगह उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, कहीं से भी उठाओ और उसको चेक करोगे तो उसका हर जगह सेम दिखाई देता है, तो वो हो गया होमोजेनस मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहीं से देख सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, समझ में आया। और हेट्रोजेनस में कोलाइड और सस्पेंशन आता है। कोलाइड के लिए सस्पेंशन में अंतर क्या है और सॉल्यूशन, तीनों में क्या अंतर है, तो मैंने यहाँ लिखा है 10 का पावर में -9 मीटर से अगर कम हुआ तो सॉल्यूशन, वही मैंने यहाँ लिखा था कि साइज ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर के अंदर में, अगर वो बहुत छोटा साइज है तब सॉल्यूशन कहलाएगा वो। और ये सॉल्यूशन भी होता है बाइनरी सॉल्यूशन या माने क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्विनरी सॉल्यूशन। तो उसमें क्या रहता है, जो भी सॉलिड और सॉल्वेंट रहता है वो पता लगाया जाता है। सॉलिड किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो भी ज़्यादा मात्रा में रहता है वो सॉल्वेंट हो गया, जो कम मात्रा में रहता है वो सॉल्यूट होता है। ज़्यादातर सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं बोला है तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर जो भी सॉल्यूट है सॉल्वेंट में, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर उसका साइज 10 का पावर -9 मीटर से कम है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर वो इसके बीच में है तो कोलाइड कहलाएगा, और जैसे अगर इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो सस्पेंशन होगा। तो इस तरह से आज मैंने जो भी बेसिक बताया, ये जो फिजिकली जो मैटर हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं वो मात्र 5% है, लेकिन जो 95% में 70% डार्क एनर्जी है और 25% डार्क मैटर है। अभी इससे हम लोग का रहस्य से पर्दा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहीं नहीं अभी खुला है, भेद खुला है। अर्थात 95% हम लोग अभी जानकारी रखे ही नहीं है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में। आप जानते हो बायोलॉजी ही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ही बायोलॉजी है। और उसी तरह अगर सोचेंगे फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है, तो मैथ क्या है, सीधा समझो एक प्रकार का लैंग्वेज है। माने जो भी यूनिवर्स में जो पैटर्न बन रहा है, स्टार्स का, गैलेक्सी का, या जितने भी चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई एक वो पैटर्न फॉलो करता है। तो उसको मतलब आप इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी से नहीं समझेंगे, उसको समझेंगे किस भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। माने नेचर को डिकोड करना, नेचर को समझने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जितने सब्जेक्ट हैं, लॉजिक, सब का वो ग्रैंडफादर है। इसलिए मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और याद करने के लिए जो ऑर्डिनरी एनर्जी और जो हमने लिखा है, डार्क एनर्जी का काम क्या होता है, तो ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, जो स्पेस को हम बोलते हैं इसमें कुछ नहीं है, गलत बात है। अरे नहीं दिख रहा तो क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साइज इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, माने जो सॉल्यूशन के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना, उससे भी कई गुना छोटा। माने एटम, मॉलिक्यूल्स, कैटायंस, एनायंस, उससे भी छोटा, एलिमेंट्री पार्टिकल जैसा, और उससे भी छोटा, और उससे भी छोटा।
कभी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ फिजिक्स का उतना बता नहीं सकता, लेकिन हम उसको अध्यात्म में जोड़ेंगे, फिलॉसफी से जोड़ेंगे तो आपको जरूर समझाने का हम कोशिश करेंगे। तो डार्क एनर्जी का काम क्या है? ये आकाश में है और डार्क मैटर भी आकाश में है जो नहीं दिख रहा है, और ये बहुत जल्दी रहस्य से पर्दा उठेगा। अभी तो हाइपोथेसिस है, थोड़ा बहुत डार्क एनर्जी डार्क मैटर का पता लगाइए कि क्या कॉन्सेप्ट है। और इस डार्क एनर्जी का काम क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको सेपरेट करने में ये हेल्प करता है। सेपरेशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी मैटर्स है, जो भी चीजें हैं दुनिया में, उनके बीच को सेपरेट करने के लिए डार्क एनर्जी होता है, माने रिस्पॉन्सिबल। और डार्क मैटर क्या करता है? ग्रेविटेशन पावर बोलिए या और भी बोल सकते हैं, जैसे कि उसको शॉर्ट में बोले हम GWES। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है वीक इंटरैक्शन फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। याद करने के लिए याद करो गवेस, गवेस कोडिंग हो गया। गॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स, W से वीक इंटरैक्शन फोर्स, E से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तब ये जानोगे। और ये ग्रेविटेशन में मिलेगा, और ये मिलेगा माने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और ये मिलेगा बीटा डीके, माइनस बीटा डीके और प्लस बीटा डीके, दो टाइप का डीके है बीटा पार्टिकल्स में, तो वहां पर ये मिलेगा वीक इंटरैक्शन फोर्स। तो इस तरह से ये सारे फोर्स हैं। तो इसी फोर्स में जो समझ लो कि डार्क एनर्जी का काम क्या है कि मैटर्स को मतलब दूर भगाता है, मतलब इसको सेपरेट करता है। लेकिन डार्क मैटर क्या करता है? उसको सेपरेशन की जगह उसको क्लोज लाता है, माने इसको सेपरेशन का जस्ट अपोजिट माने, और उन चीजों को मिला करके एक जगह माने अकुमुलेट करता है, और ये उसको सेपरेट करता है। तो दोनों में अगर ये ज्यादा है तो सेपरेट हो रहा है, इसलिए यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और ये माने जस्ट समझो कि माने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ब्रह्मांड क्या है? बनते और बिगड़ते दोनों होता है। तो जिस समय एक्सपैंड हो रहा है तो उस समय ये ज़्यादा है और ये कम है। और जब यही सृष्टि का रचना में ठीक विपरीत डायरेक्शन होगा तो फिर एक जगह सेपरेट की जगह अकुमुलेट होगा, तब उसमें ये जो बड़ा है ये छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। मैंने 70% 25% हो जाएगा, अब 25% 70% हो जाएगा। और इसी को याद करने का तरीका है 2% इसमें कम कर देते हैं। तो 70 से और 25 से 70 को 2 कम करके 68 लिख दो, और 25 में 2 बढ़ा दो क्योंकि आप कम किए हैं 27%। तो नेट में खोजोगे तो मिलेगा 27% और 68%, यही 95 हो गया, और ये वाला 5% है। तो इस तरह से मैंने एक थोड़ा सा यूनिवर्स के अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बताने का कोशिश किया। इसी में खोजोगे पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी मैथमेटिक्स, सारा चीज दिखेगा साइंस का। और जानते ही हो साइंस में एक होता है नेचुरल साइंस, और इसी को एक बोलते हैं लिविंग साइंस, और एक बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस। यही वाला हो जाएगा फिजिक्स और दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। तो नेचुरल साइंस एक सब्जेक्ट है, जैसे सोशल स्टडी एक सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट में विज्ञान है जो मतलब लिविंग साइंस बोल रहे हैं, ये बायोलॉजी हो गया। और इसी के अंदर में विटिकर का कंसेप्ट में 5 तो आता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन हम लोग 2 का ही माला जपते रहते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और यहाँ पर समझ लीजिए कि लिविंग साइंस नेचुरल साइंस है, नॉन लिविंग साइंस नेचुरल साइंस है, लेकिन सारा नेचुरल साइंस लिविंग साइंस नहीं है, कुछ नॉन लिविंग साइंस भी है। और नॉन लिविंग साइंस जरूर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब एक दूसरे से माने इंटरैक्ट करता है, इसलिए सभी चीज़ों को जानना चाहिए। तो आज का एक स्नैपशॉट पहले ले लीजिए। तो इस कंसेप्ट में सीधा मैंने आज 2 मिनट खाली और थोड़ा फाइनली बोल दें कि यूनिवर्स के अंदर में एक चीज है डार्क एनर्जी 68% और दूसरा है डार्क मैटर 27%।
और याद करने के लिए 70 और 25 याद कीजिए। 70 को 2 कम करके 68 लिख दीजिए और 25 को 2 बढ़ा करके 27 करके 95% जोड़ करके आ गया। और जो 5% बच गया ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैटर पढ़ते हैं ना वो 5% साइंस का नॉलेज है और 95% से तो नॉलेज ही नहीं है। तो जिस दिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का रहस्य खुल जाएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब चीज बदल जाएगा। तो अब देखिए कब होगा, हम लोग तो पृथ्वी पर रहेंगे नहीं, है ना। अब इसके बाद कब होगा, कब साइंस इतना डेवलप करेगा। साइंस जितना डेवलप कर रहा है, अध्यात्म उससे करोड़ों अरबों वर्ष पहले ही डेवलप हो चुका है। लोग अभी खोज रहे हैं, ये तो पहले के जो विद्वान लोग थे, पीएचडी होल्डर लोग थे, वो लोग तो पहले से इस चीज़ों को जानते थे। हम लोग एक नया चीज़ कुछ नहीं खोज रहे हैं, तो पहले से है, लेकिन हम लोग को वो ज्ञान अभी ठीक से मालूम नहीं है। तो इसी में शॉर्ट में आप समझिए, सॉलिड स्टेट यहाँ पर है, 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और यहीं पर जो सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, यही फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर्स है। फिर यहीं पर देखिएगा कंपाउंड के अंदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिलकर 2/3 तो केमिस्ट्री, और यहीं पर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट दिख रहा है और यही एलिमेंट को जब पढ़ना चाहेंगे तो पीरियोडिक टेबल, कभी हम क्लास देंगे पीरियोडिक टेबल का कि एसपीडीएफ के रूप में 103 एलिमेंट को कैसे याद करते हैं। तो पहले टुकड़ा टुकड़ा याद कीजिए, पहले एस ब्लॉक का याद कीजिए। पहला लाइन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अरे मंत्रोच्चारण जैसा 10 बार बोलिए ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अतः उसके बगल में सेकेंड वाला का आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब फिर उसी तरफ पी ब्लॉक का जो 6 है उसको याद कीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जब ऐसे याद कीजिएगा तब नहीं याद होगा। फिर डी ब्लॉक का याद कीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो किसी दिन हम इस पर क्लास देंगे और रटिए उसको। एटॉमिक वेट याद कीजिए, एटॉमिक नंबर याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1 से लेकर 103 होमवर्क में लिखने का कोशिश कीजिए और रटिए। पहले एस का रटिए वर्टिकली 2 लाइन, फिर पी का वर्टिकली 6 लाइन रटिए और जब दोनों याद हो जाए तब डी का 4 लाइन याद कीजिए, तब एफ का याद कीजिए। अब एक के बाद याद कीजिएगा तो होगा। ये तो देखते हो जो केमिस्ट्री के टीचर लोग भी आते हैं, अरे पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, है ना। तुम लोग मजाक बनाए हो, बचपन से पढ़ रहे हो, अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो। क्लास 10 में 5वां चैप्टर में ये सब दिखाई देता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, कहीं नहीं याद किया। अरे भाई आप दूसरे को डांट रहे हैं, आप खुद याद किए हो। आप खुद बिना देखे हुए लिखो तब ना बच्चे लिखेंगे। तो आप खुद नहीं याद किए हो, दूसरे को बोल रहे हो। पहले आप अगर किसी को बोलना चाहते हैं कि नहीं मीठा खाना ठीक नहीं है, डायबिटीज हो जाएगा, अरे हर चीज़ में मीठा है, तो भैया आप उसको होने के पहले आप अपने पहले तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए उपाय बताइए कि मीठा कैसे कम होगा। तो जब आप मीठा छोड़िएगा तब ना दूसरे को बोलिएगा। जब आप पैदल चल करके देखिएगा कि फायदा होगा तब ना दूसरे को बोलिएगा फायदा होगा। आप मेडिटेशन करके देखिएगा फायदा होगा तब ना दूसरे को फायदा बोलिएगा। तो पहले आप पीरियोडिक टेबल याद कीजिए। ये नहीं कह रहे तुम लोग क्या पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया, मजाक बनाया तुम लोग। अरे भैया तो आप लोग खुद भी नहीं लिखते हो, दूसरे को क्या बोल रहे हो। केमिस्ट्री का कोई फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना है, लंबा चौड़ा आया, कैसे आया कि 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है किसी का, तो इससे एनर्जी एसोसिएटेड जो होगा जूल में निकालो। तो बच्चा बनाते रह जाएगा, बनेगा ही नहीं। लेकिन हम एक लाइन खाली बोलेंगे 12,421.875 इतना रट लीजिए और डिवाइडेड बाई जितना एंगस्ट्रॉम दिया है ना 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड कर दीजिए। अरे 12000 दिख रहा है, 4000 दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 ऑप्शन में खोजिए ना कहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला दशमलव में, वही तो उसका आंसर है। अब बनाने जाइएगा।